हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रिनेजेंस और अर्ली मॉडर्न पीरियड 15 टू 18 सेंचुरी क्या है, उसमें वैस्को डी गामा का जर्नी और न्यू फैब्रिक्स और डाइस के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है 18 टू 19 सेंचुरी और क्लॉथिंग इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो रिनेजेंस एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड 15 टू 18 सेंचुरी के बाद आता है, जो 18 टू 19 सेंचुरी के बीच है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज़ स्टार्टेड इन यूरोप अराउंड द 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। यूरोप में पहले ब्रिटेन में हुआ था। दिस वॉज अ बिग इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज इन विच न्यू टेक्निक मशीन्स एंड फैक्ट्रीज रिप्लेस्ड मैनुअल वर्क। ये जो है बहुत बड़ा इकोनॉमिक था और टेक्नोलॉजिकल चेंज ये ले आया था उस सेंचुरी में, जिससे कि मशीन्स का नया टेक्निक आया और फैक्ट्रीज़ भी नया मशीन्स और नया टेक्निक्स आया, नई फैक्ट्रीज़ आई और ये सब आया तो मैनुअल वर्क को हटा दिया गया। मतलब कि हाथ से जो लोग काम करते थे तो उसके जगह पे मशीन्स और फैक्ट्रीज़ आ गया इस सेंचुरी में। पहले क्या था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले कि क्लॉथ्स को बनाया जाता था हाथों से, थ्रेड्स को चरखे में बनाया जाता था जिससे स्पिंडल करके हैंडलूम के ज़रिए फैब्रिक्स को बुना जाता था, जैसे कि बनारसी हो गया, खादी हो गया, कांचीपुरम सिल्क हो गया। ये सब हैंडलूम था, मतलब कि हाथ की करघा, हाथ से बनाया जाता था ये सब फैब्रिक्स। तो पहले के ज़माने में, पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले ये सब होता था। और उसमें क्या करते थे, तो हाथ की करघा हो गया हैंडलूम, और लूम मतलब हो गया कि लूम जो होता है एक वुडन मशीन होता है जिसमें कि थ्रेड्स को वार्प और वेफ्ट को इंटरलेस किया जाता है एक दूसरे से, जिससे फैब्रिक क्लॉथ बनता है। तो वही होता है हैंडलूम। तो पहले हाथ की मदद से बनता था फैब्रिक्स, बनारसी, खादी, ये सब। तो हैंडलूम क्या है, ए लूम दैट इज़ ऑपरेटेड बाय हैंड्स, हाथ से ऑपरेट होता था बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना किसी मशीन के, हाथों से बनाया जाता था फैब्रिक्स को। इसका प्रोसेस था कि पहले थ्रेड्स को सेट किया जाता था लूम में, और उसको एक वार्प जो है वो एक सीधा और वर्टिकल थ्रेड होता है, उसको सेट किया जाता था वुडन मशीन में। और दूसरा थ्रेड जो वेब्ड है उसे पास कराया जाता था एक के बाद एक हाथों की मदद से। तो एक दूसरे से वो क्रॉस हो जाता था, इंटरलेस होकर के फैब्रिक क्लॉथ बन जाता था। तो ये जो प्रोसेस था बहुत स्लो था, बहुत मेहनत वाला लगता था इसमें। और क्लॉथ जो है जिस वजह से एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ये प्रोसेस में हाथ की मदद लगती थी और धीरे धीरे काम होता था, धीरे धीरे फैब्रिक बनता था। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें कि क्लॉथ बहुत एक्सपेंसिव थे और नॉट ईज़िली अवेलेबल टू एवरीवन, सबको आसानी से अवेलेबल नहीं होते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि मशीन्स जब इन्वेंट होने लगे, कौन कौन से मशीन्स, जैसे स्पाइनिंग जेनी, पावर लूम, कॉटन गिन, तो दिस मशीन्स वेर यूज्ड इन फैक्ट्रीज। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स बिकम फास्ट, चीप एंड लार्ज स्केल। इस मशीन की मदद से फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया गया इस मशीन को, और इससे क्लॉथ्स बनाने का तरीका बहुत तेज़ी से बनने लगा मशीन्स के ज़रिए। और हाथ से तो बहुत धीरे लगता था ना, इसलिए मशीन से बहुत तेज़ी से बनने लगा, चीप हो गया, एक लार्ज स्केल में बनने लगा। और द वर्क दैट 100 पीपल यूज टू डू टुगेदर इन अ वीक अर्लियर, द सेम वर्क कुड बी डन बाय मशीन इन अ फैक्ट्री इन 1-2 days। पहले 100 लोग काम करते थे तो एक हफ्ता में वो काम पूरा होता था, वही काम जो है मशीन के ज़रिए 1-2 दिन में पूरा हो जाता था फैक्ट्री में। न्यू इन्वेंशन दैट चेंज द क्लॉथिंग इंडस्ट्री। नए इन्वेंशन से क्लॉथिंग का इंडस्ट्री कैसे चेंज हुआ। पहला मशीन है स्पिनिंग जेनी, जिसे जेम्स हारग्रीव्स ने डिस्कवर किया था 1764 में, इंग्लैंड ब्रिटेन में डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया था। विद दिस मशीन ए वर्कर कुड स्पिन मल्टीपल थ्रेड्स एट वंस। इस मशीन के ज़रिए एक वर्कर जो है स्पिन करता था मल्टीपल थ्रेड्स, एक बार में ही बहुत सारा थ्रेड्स को स्पिन कर दिया जाता था। अर्लियर ओनली 1 थ्रेड वाज मेड फ्रॉम 1 स्पिनिंग व्हील स्पिंडल। नाउ 8 to 16 थ्रेड्स कुड बी मेड एट अ टाइम। पहले एक थ्रेड को बनाया जाता था एक स्पिन व्हील में स्पिंडल करके, अब उसी मशीन के ज़रिए 8 से 16 थ्रेड को एक बार में ही बना दिया जाता है। विद दिस थ्रेड प्रोडक्शन बिकम वेरी फास्ट। इस थ्रेड से प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो गया, इस मशीन के ज़रिए बहुत तेज़ी में थ्रेड बनने लगा एक ही वक्त में। इसके बाद एक मशीन आया पावर लूम, जिसे इन्वेंट किया एडमंड कार्ट राइट ने 1785 में। इसे ब्रिटेन में इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था इस मशीन का। दिस वाज अ मैकेनिकल वीविंग मशीन विच वाज रैन बाय स्टीम पावर एंड लेटर वाटर इलेक्ट्रिक पावर। ये जो है मैकेनिकल वीविंग मशीन है जिससे स्टीम पावर से चलता था और बाद में ये वाटर और इलेक्ट्रिक पावर से भी चलने लगा। पावर लूम को रिप्लेस किया गया, पावर लूम ने रिप्लेस कर दिया हैंडलूम को, जो कि हाथ से चलता था हैंडलूम, तो उससे रिप्लेस हो गया और ऑटोमेटिक वीविंग होने लगा।
इंट्रोड्यूस मतलब ऑटोमेटिक कपड़ा बुनने लगा, हैंडलूम को रिप्लेस कर दिया गया जब पावर लूम इन्वेंट हुआ। विद दिस द मशीन इट सेल्फ इंटरलेस द थ्रेड वार्प एंड वेव टू मेक फैब्रिक्स। इस मशीन की मदद से जो इंटरलेस होता था वार्प और वेव वो अपने आप होने लगा थ्रेड्स की मदद से इस मशीन से, और फैब्रिक्स बनता रहा। मशीन दैट डिड वेविंग टर्निंग थ्रेड इनटू फैब्रिक ऑटोमेटिकली। इस मशीन से जो है बुनाई होने लगा, थ्रेड जो है ऑटोमेटिकली फैब्रिक में ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी इस मशीन से कपड़ा बुनने लगा। विद दिस फैब्रिक प्रोडक्शन बिकम वेरी फास्ट एंड यूनिफॉर्म। इससे फैब्रिक का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होने लगा। इसके बाद तीसरा इन्वेंट हुआ कॉटन गिन मशीन, जो एली विटने ने डिस्कवर किया था 1793 में अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में। दिस मशीन वाज मेड टू सेपरेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड। सीड मशीन क्या करता था कि कॉटन फाइबर से सीड को अलग करता था। अर्लियर दिस वर्क वाज वेरी स्लो मैनुअली, नाउ मशीन्स मेड इट वेरी फास्ट एंड ईजी। पहले इसे हाथों की मदद से सीड्स को हटाया जाता था, सेपरेट किया जाता था, लेकिन इससे कॉटन गिन मशीन की मदद से ये काम बहुत तेज़ी से होने लगा। दिस मेड लार्ज स्केल प्रोसेसिंग ऑफ रॉ कॉटन पॉसिबल। इससे जो है बड़े तादाद में रॉ कॉटन का प्रोसेसिंग आसानी से होने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि गिन जो है, गिन का शॉर्ट फॉर्म है इंजन, तो इंजन से बना गिन। इसका रिजल्ट यही कि क्लॉथ प्रोडक्शन इंक्रीज मोर सप्लाई। इससे क्लॉथ का प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ने लगा। क्लॉथ बिकम चीपर एंड अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। कपड़ा जो है बहुत कम दाम में मिलने लगा और सबके लिए अफोर्डेबल होने लगा। इस मशीन के वजह से तेज़ी से कपड़ा बनने लगा था। टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो अपना कंटिन्यूस रॉ मटेरियल को स्टार्ट कर दिए कंटिन्यूस बनाना। नाउ द मिल्स ऑलवेज गेट क्लीन कॉटन रेडी विदाउट सीड्स। मिल्स जो है वो अब आसानी से मिल्स के ज़रिए सीड्स को हटाया जाता था कॉटन से, आसानी से उसे क्लीन कर दिया जाता था। द सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन टू द मिल्स नेवर स्टॉप, सो देयर प्रोडक्शन ऑल्सो कंटिन्यू नॉन स्टॉप। रॉ कॉटन का सप्लाई मिल्स को एकदम मिलते रहा उस मशीन के ज़रिए, और प्रोडक्शन भी चलते रहा बिना रुके। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज केप्ट मेकिंग थ्रेड एंड क्लॉथ कंटिन्यूसली विदाउट एनी इंटरप्शन। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज भी थ्रेड को बनाने लगा और क्लॉथ भी कंटिन्यूसली बनने लगा बिना कोई इंटरप्शन के। इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉटन। इसके बाद कॉटन का इम्पॉर्टेंस बढ़ गया। कॉटन बिकम द मोस्ट डिमांडेड फाइबर। कॉटन जो है बहुत डिमांडेड फाइबर हो गया क्योंकि ये इजी ग्रो किया जाता था। इसको स्पेशली ये इंडिया और अमेरिका में इजीली ग्रो होता था। इसका प्रोसेसिंग जो है वो पहले गिनिंग किया जाता है, मतलब कॉटन से सीड को हटाया जाता है और इस पर स्पिनिंग किया जाता है, थ्रेड में बनाया जाता है, फिर उसे बुना जाता है। तो ये सब मशीन के ज़रिए बहुत तेज़ होने लगा, तो इसीलिए कॉटन जो है बहुत डिमांडेड होने लगा। मशीन के ज़रिए सब आसानी से होने लगा। इट वाज अ सॉफ्ट, और कॉटन जो है बहुत सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है, वॉशेबल फैब्रिक है। ब्रिटेन ने इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया कॉटन को इंडिया और अमेरिका से, मतलब कॉटन को इंडिया और अमेरिका से ख़रीदना, वहाँ से लाना शुरू किया ब्रिटेन के लोगों ने, और उसे अपने मिल्स और फैक्ट्रीज़ में उससे यूज़ करके फैब्रिक बनाना शुरू किया। इम्पैक्ट ऑन क्लॉथिंग। क्लॉथिंग पे क्या इम्पैक्ट आया कि पहले क्लॉथ जो है बहुत लग्जरी थे, ओनली रिच पीपल कुड एफर्ट इट। पहले अमीर लोग इसे एफर्ट कर सकते थे। ड्यू टू मशीन क्लॉथ्स स्टार्टेड बिकम चीप एंड अवेलेबल ऑन ए लार्ज स्केल। लेकिन मशीन आने की वजह से क्लॉथ जो है वो भी अब सस्ते में मिलने लगा, सब इसे एफर्ट करने लगे, लार्ज स्केल में ये अवेलेबल हुआ। नो इवन मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल कुड वियर न्यू चीप कॉटन क्लॉथ्स। अब सारे पुअर लोग और मिडिल क्लास लोग इसे एफर्ट करने लगे। देयर वेर अ लॉट ऑफ चेंज इन फैशन एंड वैरायटी टू। फिर फैशन और वैरायटी में भी बहुत सारा चेंजेस आने लगा इसके बाद। सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसमें क्या है कि टेक्सटाइल मिल्स बूस्टेड द इकोनॉमी ऑफ यूरोप, स्पेशली ब्रिटेन। खास करके ब्रिटेन के लोग ने टेक्सटाइल मिल से अपना यूरोप का इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूस्ट हो गया, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। द कॉटन इंडस्ट्री ग्रेटली अफेक्टेड द स्लेव ट्रेड इन अमेरिका। कॉटन इंडस्ट्री से अमेरिका में स्लेव ट्रेड का बहुत इफेक्ट पड़ा, स्लेव ट्रेड पर, और उसके वीवर्स जितने भी थे, इंडिया के वीवर्स जो थे हैंडलूम बनाते थे, हैंडलूम से कपड़ा बनाते थे, तो उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा कॉटन इंडस्ट्री का। आफ्टर द गिनिंग ऑफ कॉटन द डिमांडेड ऑफ कॉटन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली एंड कॉटन प्रोडक्शन इन अमेरिका इंक्रीज्ड रैपिडली। कॉटन गिनिंग के बाद कॉटन का डिमांड तेज़ी से बढ़ने लगा, कॉटन का प्रोडक्शन जो है अमेरिका में तेज़ी से बढ़ने लगा। कॉटन प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स। गिनिंग मशीन जब आने लगा तो आसानी से ये प्रोसेस चालू होने लगा, फास्ट प्रोसेस हो गया गिनिंग मशीन के ज़रिए, जिस वजह से कॉटन को उगाने के लिए भी, उसका प्लांटेशन करने के लिए भी लार्ज नंबर में लेबरर्स चाहिए थे। तो लार्ज नंबर के लेबरर्स के लिए अमेरिका के प्लांटेशन ऑनर उन्होंने क्या किया कि अफ्रीका के स्लेव्स को ख़रीदना शुरू कर दिया, उनको ज़बरदस्ती अपने काम में लाना ताकि वो लोग लेबर्स कॉटन के प्लांटेशन में काम करें, ताकि जल्दी जल्दी कॉटन का प्लांट में
कॉटन का प्लांट उगे और उससे फिर गिनिंग प्रोसेस हो, फिर फैब्रिक बने। तो वहाँ के अफ्रीका के स्लेव्स को कैप्चर किया, उन्हें बेचना खरीदना उन्हें ज़बरदस्ती अब अमेरिका लाया गया, उन्हें फोर्स करके, और उसे काम करवाया गया, लेबर वाला काम कराया गया, उसे कल्टीवेशन में क्रॉप के प्लांटेशन का काम करवाया गया। दे वी आर मेड टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, उन्हें बहुत हार्ड काम दिया जाता था, दिन रात वो खटते थे कॉटन के फील्ड्स में, बिना कोई इंसानियत दिखाए उन्हें खटाया जाता था। उनका कोई राइट नहीं था किसी चीज़ पे, ना वो अपने, उनका कोई कंट्रोल नहीं था उनके खुद की ज़िंदगी पे, उनका कुछ हक नहीं था कुछ बोलने का। अगर वो बोलते थे अपने हक के लिए तो उन्हें पनिश किया जाता था, मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। अफ्रीका के लोगों को स्लेव्स बना के रखा जाता था अमेरिका में, ताकि उनसे कॉटन के कल्टीवेशन कराया जाए। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मशीन मेड क्लॉथ, मील मेड कॉटन फैब्रिक। मशीन मेड क्लॉथ मतलब मील से जो बनता है कॉटन का फैब्रिक। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो मशीन मेड आया तो वो बहुत चीपर हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि मशीन जितने भी थे उससे जो है बहुत चीपर और क्विकर प्रोड्यूस होने लगा ब्रिटेन में सारा फैब्रिक। दिस चीप क्लॉथ वाज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। ब्रिटेन के लोग ने सस्ते दामों में फैब्रिक को इंपोर्ट किया इंडिया में, क्योंकि ब्रिटेन में उस मशीन के ज़रिए कॉटन क्लॉथ और जितने भी फैब्रिक्स थे वो सब बनने लगा। तो चीप दामों में इंपोर्ट किया गया, ब्रिटिश लोगों ने इंपोर्ट किया इंडिया में चीप दामों में। और इंडिया के जो हैंडलूम थे, जो हैंडलूम वीवर्स थे, मतलब जिससे मुस्लिन और चिन्स फैब्रिक बनता था हैंडलूम के ज़रिए, हैंडलूम वीवर्स जो थे इंडिया के, जो क्लॉथ को बनाते थे हाथों से, तो वो इन लोगों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग तो मशीन के ज़रिए बनाते थे। तो ये लोग का काम बहुत फास्ट था और अपना कपड़ा बहुत कम दाम में इंपोर्ट करने लगे इंडिया में, और ये लोग का काम जो था वो हाथों से बनाते थे और इसीलिए महंगा होता था, ये लोग का एक्सपेंसिव होता था, जिस वजह से लोग सस्ते दाम का कपड़ा ज़्यादा खरीदने लगे। देयर क्लॉथ वाज, इसीलिए इनका जो क्लॉथ था वो एक्सपेंसिव होता था, क्योंकि ये लोग स्लो वीव थे। द ब्रिटिश ऑल्सो इम्पोज हाई टैक्सेस एंड रिस्ट्रिक्शन सेवरल टाइम्स। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि हाई टैक्स कर दिए, रिस्ट्रिक्शन कर दिए इंडिया के लोगों पर, बहुत बार किया। जब इंडिया के वीवर्स जो थे, जो कपड़ा बुनते थे, वो जब भी अपना कपड़ा बेचना चाहते थे ब्रिटेन या यूरोप में, तो ब्रिटिश के लोग बहुत हेवी टैक्स और ड्यूटीज़ लगा देते थे उनके क्लॉथ में, जिस वजह से क्या होता था कि इंडिया का क्लॉथ बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था। इतना सारा टैक्स वो लोग, ब्रिटिश के लोग क्या करते थे, जब भी इंडिया के लोग ब्रिटेन या यूरोप में अपना कपड़ा सेल करना चाहा तो ब्रिटिश के लोग हाई टैक्स लगा देते थे, ताकि उसका कपड़ा एक्सपेंसिव हो जाए और कोई ना खरीदे और हमारा चीप क्लॉथ सब खरीदे। तो पीपल स्टार्टेड बाइंग ब्रिटिश मशीन मेड क्लॉथ बिकॉज इट वॉज चीपर। इसीलिए लोग ब्रिटिश के मशीन मेड क्लॉथ खरीदने लगे क्योंकि वो चीप था। वीवर्स वेयर ऑफन फोर्स टू वीव क्लॉथ। वीवर्स, इंडिया के वीवर्स को फोर्स करते थे ब्रिटिश लोग कि वो सिर्फ ब्रिटेन का कपड़ा बनाएं, लोकल मार्केट के लिए नहीं बनाएं। और कभी कभी तो वो लोग उनके लूम्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे और उन्हें प्रोड्यूस करना, मतलब खास फैब्रिक भी प्रोड्यूस करने से मना कर दिए थे। ब्रिटिश के लोग इंडिया पर पूरा कब्जा कर लिए थे, काबू कर लिए थे। कुछ जगहों में तो यहाँ तक कि रोक लगाई गई थी कि उन्हें कपड़ा बेचना नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रिटिश में ही कपड़ा वो दे और कहीं ना दे। द ब्रिटिश वीक्ड इंडिया वीवर्स। ब्रिटिश लोग ने इंडिया के वीवर्स को कमज़ोर कर दिया अपने मशीन मेड टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए। दिस लेड टू द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडलूम वीविंग इंडस्ट्री एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इंडियन हैंडलूम वीविंग का जो है वो धीरे धीरे उनका इंडस्ट्री गिरता चला गया और इंडिया के लोग बेरोज़गार होते चले गए। मैनी वीवर्स वेंट आउट ऑफ वर्क। बहुत वीवर्स अपना काम छोड़ दिए बेरोज़गारी की वजह से। कुछ तो छोड़ के अपना चले गए, कुछ लोग गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, और कुछ जो हैं वो अपना फार्मिंग, खेती शुरू कर दिए, कुछ मजदूरी शुरू कर दिए। तो इस तरह से इंडिया के लोगों पर बहुत इफेक्ट पड़ा। फॉर यूरोप द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकम द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यूरोप के लोगों के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वो एक बैकबोन, एक सपोर्ट, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूरोप के लोगों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया था। बहुत सारे लोगों को काम मिल गया उस मिल्स में काम करने के लिए, टेक्सटाइल मिल्स में, और जिसकी वजह से सारा इंडस्ट्रियल सिस्टम ग्रो होने लगा। ब्रिटेन और यूरोप जो है कॉटन को इम्पोर्ट करते थे इंडिया और अमेरिका से, और उसे कम दामों में फैक्ट्रीज़ में उसे बेचते थे, उसे बनाते थे, और पूरे वर्ल्ड वाइड पूरा उनका प्रॉफिट हो रहा था। इंडिया और अमेरिका से कपड़ा लेते थे कॉटन और उसे कम दामों में फैक्ट्रीज़ में बनाते थे और उसे बेचते थे, तो बहुत प्रॉफिट हो रहा था ये लोगों को, ब्रिटेन और यूरोप के लोगों को। सीइंग द सक्सेस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सक्सेस देखते हुए और भी इंडस्ट्रीज़ में ये लोग ने अपना ग्रो शुरू कर दिया। आयरन, कोल, रेलवे, ये सब में इनका ग्रो शुरू हो गया। तो
तो आज हम लोग ने डिटेल में बात की कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या क्या कैसे कैसे फैला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्लॉथिंग का सिस्टम, और उसमें कौन कौन से मशीन्स आए। तो ये 18 to 19 सेंचुरी के बारे में था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मॉडर्न टाइम्स 20 सेंचुरी में क्लॉथिंग मटेरियल्स में क्या क्या है डिस्कवरी, और इसमें क्या क्या रिलेटेड है फैब्रिक से रिलेटेड। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।